नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 8 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यानी कि 8 जुलाई के करंट अफेयर को। देखिए, करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश क्या करें डेली करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करने का, अपने नोट्स बनाने का और साथ ही साथ उनको रिवीजन करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं दोस्तों। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है। तो देखिए, अभी हाल ही में जारी किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा है। भारत किस स्थान पे? तो भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्थान को, अपने प्लेस को इंप्रूव करते हुए इस साल देखा जाए तो ठीक है 26वें स्थान पे उसने जो है स्थान प्राप्त किया है। तो 126वें स्थान पे भारत है। ठीक है, किसमें दोस्तों? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस इंडेक्स की दोस्तों बात किया जाए तो ये इंडेक्स जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स की बात करें तो ये हर साल ये इंडेक्स जो है प्रतिवर्ष इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो किसकी ओर से जारी किया जाता है दोस्तों? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इस साल देखा जाए तो लिस्ट में जो है कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 163 देशों को इस साल लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें से बात किया गया कि दुनिया का जो सबसे शांत देश है दोस्तों वो है आइसलैंड। यानी कि इस सूची में, ग्लोबल पीस इंडेक्स की सूची में जो है आइसलैंड पहले स्थान पे है। वहीं पे देखा जाए तो आइसलैंड देखिए 2008 से दोस्तों पहले पायदान पे, यानी कि अभी तक में देखा जाए तो विश्व शांति सूचकांक में जो है 2008 से दुनिया का जो सबसे शांत देश है, सबसे जो पीसफुल कंट्री है दोस्तों वो है आइसलैंड। लगातार 2008 से लगातार जो है ये पहले स्थान पे बना हुआ है। उसके बाद देखा जाए दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। वही बात किया जाए दोस्तों की जो दुनिया का सबसे अशांत देश है, जो यानी कि इस सूची में सबसे लास्ट 163 प्लेस पे जो देश है दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे ठीक है अशांत देश में शामिल है। वही बात करें, अफगानिस्तान जो है लगातार 5वीं बार विश्व शांति सूचकांक में पायदान पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही बात करें भारत का स्थान दोस्तों, तो भारत को 126वां स्थान मिला है ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2023 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें बात करें अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा जो है अपने स्थान को इंप्रूव किया, क्योंकि वर्ष 2022 में अगर भारत का जो स्थान था दोस्तों वो 135वां था। वहीं 2022 में जो कि 135वें स्थान से भारत ने अपने स्थान को इंप्रूव करते हुए 2023 में 126वें स्थान पे प्राप्त, जो 126वें स्थान पे पहुंच गया है। स्कोर की बात किया जाए तो 2.314 जो है ये भारत का स्कोर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश जो भूटान है ये दुनिया भर में जो 17वें स्थान पे आता है। किसमें दोस्तों? शांति वाले देश में। ठीक है, तो भूटान को जो है 17वां स्थान मिला है। वही पाकिस्तान की बात किया जाए तो 146वें स्थान पे है। बांग्लादेश देखिए 88वें स्थान पे है। नेपाल 79 स्थान पे है। वही बात करें दोस्तों, मालदीव जो है वो 23वें स्थान पे और श्रीलंका जो है 107वें स्थान पे। ठीक है, तो श्रीलंका की भी स्थिति भारत से काफी ज्यादा अच्छी मानी जा रही है। 126वें स्थान पे जहां भारत है वहीं श्रीलंका 107वें स्थान पे है। ठीक है, वही म्यांमार की बात की जाए दोस्तों तो 145वें स्थान पे है दोस्तों। और वहीं भी बात की जाए चीन की, तो चीन का जो स्थान है ग्लोबल पीस इंडेक्स में वो 80वें स्थान पे चीन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्लोबल जो है पीस इंडेक्स जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। और भारत का 163 देशों में 126वां स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? आइसलैंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अभ्यास से संबंधित है कि निम्न में से कहां
7वां भारत, ठीक है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 का आयोजन किया गया। जीमैक्स देखिए भारत और इंडिया के बीच में, ठीक है, एक एक्सरसाइज है जिसका 7वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है विशाखापट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन दोस्तों 5 जुलाई से शुरू हुआ है और ये ध्यान रखेगा ये 10 जुलाई तक किया जाएगा। ठीक है, भारतीय नौसेना जो है इसकी मेजबानी कर रही है। किसकी दोस्तों? तो ये भारत जापान समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है जीमैक्स। ठीक है, इसके ये 7वां संस्करण है। 7वें संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये देखा जाए तो 5 जुलाई से शुरू होकर के 10 जुलाई तक आयोजन किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा जीमैक्स की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 2012 में हुई थी और इसकी 11वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है इस एक्सरसाइज की। ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से कौन कौन जो है युद्धपोत ने भाग लिया है? तो यहाँ पे देखिए आईएनएस दिल्ली की दोस्तों बात किया जाए तो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। वही आईएनएस कारमोटा जो कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है। वहीं देखा जाए बेड़े के टैंकर आईएनएस शक्ति आदि जो है इसमें एक साथ भाग लिए हैं। इस जो है जीमैक्स एक्सरसाइज जो कि भारत और जापान के बीच में एक नौसेना अभ्यास है जिसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा विशाखापट्टनम में किया जा रहा है, उसमें भारतीय नौसेना की तरफ से इन विध्वंसकों ने भाग लिया है, ये ध्यान रखिएगा। वही देखिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, तो जो भारतीय नौसेना है वो 7वां संस्करण दोस्तों किसका? अमेरिका नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास जो कि सेल्वेक्स है, इसका आयोजन कोची में कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत अमेरिका का ये सेल्वेक्स एक्सरसाइज है। ठीक है, 7वां संस्करण है और इसका आयोजन केरल के कोची में आयोजित किया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा। इस अभ्यास का देखा जाए बेसिकली इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के यानी कि भारत और अमेरिका की नौसेनाओं की भागीदारी देखी गई है, जिसमें देखा जाए कौन कौन से भाग लिए हैं। तो इसमें देखा जाए विश्लेषण गोताखोरी और ईओडी टीमों के अलावा आईएनएस निरीक्षक और यूएसएनएस साल्वोर ने जो है इसमें शामिल हुए या फिर इसमें भागीदारी दर्ज किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जीमैक्स के बारे में हम लोगों ने देखा और साल्वेक्स के बारे में देखा। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजों के नाम और उनसे संबंधित देश, यानी कि भारत के जो अन्य देशों के साथ एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास होता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला अभ्यास जो कि संप्रीति है जिसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। वही मित्र शक्ति दोस्तों श्रीलंका के साथ आयोजित किया जाता है। मैत्री शक्ति, मैत्री एक्सरसाइज की दोस्तों बात किया, देखिए मित्र जो शक्ति है वो भारत और श्रीलंका, और मित्र व्यायाम यानी कि मित्र एक्सरसाइज वो भारत और थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार दोस्तों भारत अमेरिका। युद्ध अभ्यास की बात किया जाए तो ये भारत अमेरिका, ये भी। खाना बदोश हाथी यानी कि भारत मंगोलिया। और गरुड़ शक्ति दोस्तों ध्यान रखिएगा, गरुड़ शक्ति की बात किया जाए तो दोस्तों ये है, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया। वही बात किया जाए दोस्तों कि जो युद्ध, ठीक है, यहाँ पे गरुड़ शक्ति की दोस्तों बात किया जाए तो ये ध्यान रखिएगा भारत इंडोनेशिया। और शक्ति अभ्यास की दोस्तों बात किया जाए तो भारत फ्रांस। धर्म संरक्षक ध्यान रखिएगा, धर्म संरक्षक जो हो गया भारत जापान। युद्ध किरण, सूर्य किरण माफ करिएगा, तो ये भारत नेपाल। हाथ में हाथ व्यायाम जिसको हम कहते हैं हैंड इन हैंड एक्सरसाइज दोस्तों, उसको वो भारत और चीन के बीच में। वही देखा जाए सिम्बेक्स भारत और श्रीलंका के माफ करिएगा सिंगापुर के बीच में। और कारपोरेट की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी जिनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि हाल ही में चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी, ठीक है, ध्यान रखेगा उबिनास ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो देखिए अभी हाल ही में इस ज्वालामुखी में, ठीक है, ये ज्वालामुखी जिसमें से आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है, एक तरीके से ये ज्वालामुखी फुटने वाली है। ठीक है, इसमें इरप्शन होने वाला है जिस कारण से ये ज्वालामुखी चर्चा में है। ये किस देश में दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इज पेरू।
पेरू जो कि एक दक्षिण अमेरिका का देश है, ठीक है, और पैसिफिक ओशन से लगा हुआ है। तो 6 जुलाई को, ठीक है, जो कि पेरू में स्थित उबिनास ज्वालामुखी है, इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं दोस्तों, उनको लगभग 2 महीने यानी कि लगभग 60 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति उस क्षेत्र में घोषित किया गया है। जिसका कारण देखे क्या है कि जो पेरू की जियो फिजिकल इंस्टीट्यूट है, उसके मुताबिक देखा जाए तो ये जो ज्वालामुखी है, उबिनास ज्वालामुखी, वो 1 हफ्ते से इस ज्वालामुखी से राख और गैस जो है वो निकल रहा है, जिस कारण से ये जो ज्वालामुखी, इसमें कभी भी इरप्शन हो सकता है, ये कभी भी इरप्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में एक तरीके से जो है काफी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण से वहां के क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति घोषित किया गया है, जिस कारण से ये चर्चा में है। ये प्रशांत, इसकी क्षेत्र की बात करें, ये ज्वालामुखी ये प्रशांत महासागर क्षेत्र के किनारे, जो कि रिंग ऑफ फायर, देखिए जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा रिंग ऑफ फायर क्या है। यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर की क्लास है। तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जो ज्वालामुखी गतिविधियों और भूकंप का क्षेत्र है, ठीक है। वही बात करें दोस्तों, ये उबिनास ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मोकेगुआ में स्थित है। मोकेगुआ देखिए जो राजधानी दोस्तों पेरू की लीमा जो राजधानी है, किसकी राजधानी, पेरू की, उससे 1200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। और ये देश का यानी कि पेरू का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों कि अभी देखिए एग्जाम में भी पूछा गया, कई बार मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया है कि एक तरफ देश के नाम जैसे ये दे दिया है, एक तरफ जो है आपके सामने क्या दिया हुआ है दोस्तों, ज्वालामुखी के नाम दे दिया गया है, वहीं पे पूछा गया है कि ये किस देश से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। आइए एक एक करके रिविजन करते हैं। देखिए जो माउंट कोटापैक्सी है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी, आपसे पूछा भी जाता है कि कौन से ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा प्रसुप्त है, कौन सा जो है मृत प्राय है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, जो माउंट कोटापैक्सी दोस्तों ये इक्वाडोर से संबंधित है, ठीक है। वही बात करें माउंट एटना जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, ये ध्यान रखिएगा ये कहां से है, तो ये है दोस्तों इटली से संबंधित है, ठीक है। वहीं स्ट्राम्बोली जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी इटली से संबंधित है। यहाँ पे विसुवियस जो कि प्रसुप्त है, जो कि कभी भी एक्टिव हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा, वो भी इटली से संबंधित है। देववंत जो कि शांत है, वो ध्यान रखिएगा, ये ईरान से है। वहीं देखा जाए कोह सुल्तान जो कि शांत है, वो है ईरान से संबंधित है। ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। वही बात करें दोस्तों की फुजियामा जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम से ही पता चल जा रहा है, लग जा रहा है कि देखिए इंडोनेशिया या फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। फुजियामा जापान, तो ध्यान रखिएगा जापान से संबंधित है। वही देखा जाए मोना लोआ जो कि प्रसुप्त है दोस्तों, ये हवाई द्वीप से, कई बार हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया, हवाई द्वीप से संबंधित है। वही किलिमंजारो जो कि शांत है, तंजानिया, ध्यान रखिएगा ये तंजानिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत है किलिमंजारो, ये भी है। वही बात किया जाए तो ये अफ्रीका का, ठीक है, कटमई जो कि अलास्का देखिए ये आपका अमेरिका का भाग है, ठीक है। वही अल्बुर्ज है जो कि जॉर्जिया से है संबंधित, ध्यान रखिएगा अल्बुर्ज दोस्तों जॉर्जिया से संबंधित है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों किसके बारे में, तो यहाँ पे माउंट रेनियर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। चिम्बरेजी जो कि इक्वाडोर से संबंधित है। और वही बात करें दोस्तों पोप जो कि शांत ज्वालामुखी है, ये देखिए म्यांमार से संबंधित है। माउंट ताल की बात करें दोस्तों तो ये फिलीपींस से संबंधित है, ठीक है। ओल्ड फेथफुल टेम्बोरा जो कि इंडोनेशिया संबंधित है। और कैमरून जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, ये पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी की सूची हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है, ठीक है। जगन्ना अम्मा वोडी योजना किस राज्य सरकार ने दोस्तों शुरू किया है, तो ये शुरू किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी है। तो आंध्र प्रदेश के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, जगनमोहन रेड्डी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने जगन्ना अम्मा वोडी योजना का क्रियान्वयन किया है। इस योजना का देखिए लक्ष्य क्या है, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही साथ जो माताएं हैं उनको सशक्त बनाना, ठीक है। ये इस, ठीक है, ध्यान रखिएगा जगन्ना अम्मा वोडी योजना का लक्ष्य है। इस योजना के तहत देखा जाए तो 6,392 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इस पहल का बेसिकली उद्देश्य देखे क्या है, लगभग 42 ठीक है लाख जो माताएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 15,000 रुपए का वार्षिक उपहार प्रदान किया जाएगा। तो इसमें जो है
हर माताओं को देखा जाए राज्य के 15,000 रुपए वार्षिक जो है आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। इससे क्या होगा, शिक्षा को राज्य में बढ़ावा मिल सकेगा। ठीक है, अम्मा बोडी योजना के माध्यम से देखिए क्या किया जाएगा, इसमें कक्षा 1 से लेकर के इंटरमीडिएट यानी कि 1 से लेकर के क्लास 12 तक के लगभग 83 लाख छात्रों को कवर किया जाएगा। उन्हें जो है राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, जिससे कि वो स्कूल जा सकेंगे और उनका शिक्षा किसी भी तरह से, उनकी जो शिक्षा है वो किसी भी तरह से आर्थिक कारणों से बाधित नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये है कौन सी योजना दोस्तों, जगन्ना अम्मा बोडी योजना। अब चूंकि बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, जिसका आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश जिसकी देखा जाए अपनी एक सामुद्रिक सीमा है जो कि बे ऑफ बंगाल से लगी हुई है। ठीक है, वही बात करें दोस्तों, यहाँ जो है ये देखिए आंध्र प्रदेश है, और इसकी जो है राज्यों से कौन कौन सी सीमा लगती है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से लगती है। ठीक है, यहाँ देखिए उड़ीसा से है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ से थोड़ी सी सीमा है, फिर तेलंगाना से ही, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना दोस्तों जो है 2 जून को, ठीक है ध्यान रखिएगा, 2 जून 2014 को अलग हुआ था। वहीं देखा जाए दोस्तों कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है, फिर तमिलनाडु से, और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का जो यनम क्षेत्र है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, और इसका जो राजधानी दोस्तों वो विशाखापट्टनम है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं वो एस अब्दुल नजीर हैं। वही बात किया जाए यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 11 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 25 सीटें हैं। वही विधानमंडल की बात किया जाए तो 2 सदनी विधानमंडल है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, जिसमें से विधान परिषद में इसकी 58 सीटें हैं और विधानसभा में इसकी 176 सीटें हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वही बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ पे वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे पापी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान है, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य है, रोलापाडू वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है और कृष्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों जो है वो है कि 37वां प्रतिष्ठित नौकायान सप्ताह और राष्ट्रीय लेजर चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। तो कहाँ शुरू हुई है दोस्तों, ये हुई है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये 37वां प्रतिष्ठित नौकायान सप्ताह और राष्ट्रीय लेजर चैंपियनशिप हैदराबाद जो है वो हुसैन सागर झील, ध्यान रखिएगा हुसैन सागर झील दोस्तों का है हैदराबाद में। ठीक है, और इसी हुसैन सागर झील में जो है 37वां प्रतिष्ठित नौकायान सप्ताह और राष्ट्रीय लेजर चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हुआ है। इसका जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों वो किया जा रहा है ईएमई सेलिंग एसोसिएशन एमएसए, लेजर क्लास एसोसिएशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ जो है हैदराबाद सेलिंग एसोसिएशन, इनके संयुक्त तत्वाधान में इस पूरे जो है एक तरीके से इस प्रतिष्ठित नौकायान सप्ताह का और जो है राष्ट्रीय लेजर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे कमोरोड, ठीक है, एएमई सेलिंग एसोसिएशन और लेजर क्लास एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो उपाध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिदाना, उन्होंने जो है इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई या फिर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगर हम इस कार्यक्रम की दोस्तों बात करें तो ये वार्षिक नेशनल रेगाटा हैदराबाद नौकायान सप्ताह जो है ये हर साल आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो ये हुसैन सागर झील में इसका हर साल आयोजन किया जाता है। वही राष्ट्रीय लेजर चैंपियनशिप की बात करें तो ये एशियाई खेलों के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में प्रायोजित की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा कि 37वां प्रतिष्ठित नौकायान सप्ताह और राष्ट्रीय लेजर चैंपियनशिप हैदराबाद में किस झील में दोस्तों, तो हुसैन सागर झील। ये आपसे डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा तेलंगाना में भी कहा, हैदराबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आईआईटी मद्रास और किस देश के जाफना विश्वविद्यालय ने, ठीक है, जाफना विश्वविद्यालय ने
के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। तो आईआईटी मद्रास और ये देखिए जाफना, जाफना जिसे पता होगा किस राज्य जिस देश से संबंधित है तो वो आराम से इसका आंसर कर लेगा, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर इज डी है, ठीक है। श्रीलंका का ये विश्वविद्यालय जाफना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। आइए बात करते हैं इस समझौता जो ज्ञापन हुआ है दोस्तों, इसमें जो दोनों संस्थाएं, ठीक है, जाफना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास, इनके बीच में जो विद्यार्थी और शिक्षकों का क्या किया जाएगा, आदान प्रदान सहित और भी अनेक लाभ है जो उनका अवसर का प्रावधान होगा, ठीक है। तो विद्यार्थी जो है एक जो है विश्वविद्यालय से दूसरे संस्था में, दूसरे संस्था के जो है विद्यार्थी वो दूसरे विश्वविद्यालय में एक तरीके से आदान प्रदान शिक्षकों का भी होगा। शुरू में देखिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के करीब 10 विद्यार्थियों और शिक्षकों का क्या किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएट होंगे, जो मास्टर होंगे, ठीक है, वो। वही बात करें यहाँ पे इस सहयोग का लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो दोनों देशों के जो सांस्कृतिक अनुभव है उनको सीखना और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में विविधता को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता ज्ञापन किया गया है। संयुक्त अनुसंधान में देखा जाए विशेष क्षेत्रों में सहयोग शामिल, ठीक है, होगा, जिसमें देखिए क्या क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। आईआईटी मद्रास ने इस क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए मंच तैयार करने में अपनी विशेषज्ञता देने का प्रस्ताव भी किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जाफना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के बीच में, ठीक है, एक तरीके से सांस्कृतिक अनुभव को साझा करना और शिक्षा क्षेत्र में विविधता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इनके बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि भी हाल ही में देखा जाए नेपाल के काठमांडू में, ठीक है, तो भारत के द्वारा जो है एक अनुदान राशि दी गई थी और उसी अनुदान से, ठीक है, बुद्ध नील, ठीक है, कंठ धर्मशाला का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन, ठीक है, ये जो है धर्मशाला जो है काठमांडू घाटी में निर्माण किया गया था नेपाल के, और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो नेपाल के राष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश में भारत के द्वारा दिए गए अनुदान से बुद्ध नील कंठ धर्मशाला का निर्माण किया गया है, तो ध्यान रखिएगा नेपाल में। वही बात करें, देखिए हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि जो है पहला आईआईटी परिसर जो भारत के बाहर खुलेगा दोस्तों, ये जंजीबार में, जो कि तंजानिया की राजधानी जंजीबार, वहां पे बनने वाला है। और ये देखा जाए जंजीबार में जो आईआईटी मद्रास का एक परिसर स्थापित किया जाएगा, इसके लिए जो है तंजानिया और आईआईटी मद्रास के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। तो आईआईटी परिसर का पहला जो है संस्था कहाँ पे खुला जाएगा, आईआईटी परिसर जो है देश के बाहर कहाँ स्थापित की जाएगी पहली बार, तो तंजानिया में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरों पर पहली बैठक आयोजित की जाएगी, तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। करेक्ट आंसर इज ए, यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ पे 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एआई के खतरों पर चर्चा के लिए पहली बैठक जो है आयोजित करेगा। दोस्तों कौन कर रहा है, इसका जो पहली बैठक का जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और इस बैठक का जो आयोजन किया जाएगा, ठीक है, वो किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है आयोजित कर रहा है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है एआई के खतरे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो संबंधित खतरे हैं उन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन कर कौन रहा है दोस्तों, वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो विश्व के नेता हैं वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए के संभावित खतरों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ब्रिटेन जो है इस साल के अंत में एआई सुरक्षा पर, इसके बारे में हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि एआई सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। संयुक्त राष्ट्र जो है इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड नियुक्त करने की योजना बना रहा है। स्वायत्त हथियारों और परमाणु हथियारों के नियंत्रण में एआई का संभावित उपयोग दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ मशीनों को बल्कि मानव बुद्धि को भी अब कंट्रोल करने लगा है, और इसी तरह देखा जा रहा है जो हथियार है, जो परमाणु हथियार हैं, उनको भी एआई के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ये किसी गलत हाथों में लग गया, मान लीजिए किसी टेररिस्ट के हाथों में लग गया, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, दुनिया में अशांति फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
जो पूरी दुनिया के लिए जो है एक खतरे का कारण बन सकता है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए कि किस तरीके से जो है इसमें जो है एआई में जो ये खतरे हैं उनको कम किया जा सके एआई का, इसी पे चर्चा करने के लिए ये जो है बैठक आयोजित की जा रही है, जिसका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। ये पहली बैठक होगी, ठीक है। यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं कुछ और भी सम्मेलन की। भारत जो है G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित कर रहा है दोस्तों? बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वही बात करें अर्बन 20, ठीक है, मेरल शिखर सम्मेलन भारत के गुजरात में स्थित जुड़वा शहरों, कौन से दोस्तों? अहमदाबाद और यहाँ पे गांधीनगर, यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया इन्हें किसे? तो न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को। करेक्ट आंसर इज बी है, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को जो है एनजीटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये देखिए, ध्यान रखिए, ये देखिए इनकी तस्वीर है जो है जस्टिस शिव कुमार सिंह, ठीक है। और इन्हीं को एनजीटी का कार्यकारी जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये देखा जाए जैसा कि जो पहले जो थे आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के जो थे कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनका देखा जाए वो 2018 में जो है नियुक्त हुए थे और उनका इसी 6 जुलाई 2023 को वो सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है। वही बात करें दोस्तों, यहाँ पे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह प्रथम को, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। अगर उनके बारे में बात की जाए तो ये 2020 में एनजीटी के न्यायिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया था और वर्तमान ये भोपाल के सेंट्रल जोन में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अभी किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये किया गया कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस शिव कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनजीटी के बारे में भी, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी वो हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। किसके तहत किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये है दिल्ली में, और ये किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना किया गया था? तो जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पर तेजी से निपटारा करने के उद्देश्य से इस अधिकरण की जो है स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति हो तो दोस्तों ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हीं के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है। जो भी इसमें से पहले हो, या तो अपने पद पे उसने 5 वर्ष पूरा कर लिया या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और वह पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी कि जिसे एक बार नियुक्त किया जाता है वो दोबारा जो है इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये एनजीटी के बारे में था। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? ये जीता है तैराक है आर्यन नेहरा ने, ठीक है। तो ये भारत के तैराक है दोस्तों आर्यन नेहरा, और इन्होंने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में जो पुरुषों की 800 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने इसी के साथ एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है 800 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में। कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्र है और महाराष्ट्र की जो तैराक है अनन्या नायक, इन्होंने भी क्रमशः महिलाओं में 200 मीटर मेडल और 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर
ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? ये चुना गया है लालियान जुआल चांगटे, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। वहीं देखा जाए विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक जीता है किसने? प्रियांशा और अवनीत कौर ने जीता है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर था और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट करंट अफेयर की। ठीक है, यानी कि लास्ट एमसीक्यू की, कि भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार, ठीक है, लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो सूक्ष्म उधार लेने वाला यानी कि माइक्रो लोन लेने वाला कौन सा राज्य बन गया है भारत में सबसे अधिक? तो ये ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट आंसर इज बिहार। ठीक है, तो तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत का जो राज्य है बिहार दोस्तों, वो देखा जाए ये सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। और ये अभी एक हाल में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ही इसकी चर्चा की गई है। ये देखिए क्रेडिट सूचना कंपनी है दोस्तों क्रिफ हाई मार्क, उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी कि पिछली तिमाही की तुलना में मार्च तिमाही के दौरान सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13.5% की वृद्धि के साथ बिहार की प्रतिभाशाली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। अगर हम बिहार की बात करें दोस्तों तो मार्च 2023 तक बिहार की माइक्रो फाइनेंस उधारी जो है वो 48,900 करोड़ रुपए थी, जो कि कुल पोर्टफोलियो का कितना था? तो 14.5% था। ठीक है, तो पहले तमिलनाडु था, तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए बिहार जो है सबसे अधिक, ठीक है, सूक्ष्म ऋण लेने वाला राज्य बन गया है। आइए बिहार से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा। वहीं हाल ही में पक्षी गणना के अनुसार पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। कहाँ पाई गई दोस्तों? बिहार में पाई गई हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का 10 एमसीक्यू। अब बात करते हैं दोस्तों आज के फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का पहला फैक्ट्स ऑफ द डे है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है किसे? आधव अर्जुन को चुना गया। ठीक है, आधव अर्जुन जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं भारत में गूगल की नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? श्रीनिवास रेड्डी को किया गया है। थ्रेड्स नामक न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, किसने किया है? मेटा, फेसबुक ने किया है। हाल ही में ICAR की अनुसंधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है किसे? नीरजा प्रभाकर को बनाया गया। वहीं डायमंड लीग 2023 में 89.30 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपना प्रिपरेशन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।